ओके, माफ़ी चाहती हूँ। इंटरनेट, ये ऑनलाइन टीचिंग के दिक्कतें अभी से सामने आ रही हैं कि किस तरीके का टेक्नोलॉजी हमको चाहिए होगा कि अगर इस तरीके के सेशंस भी लाइव करने में जो समस्याएं हम लोगों को आती हैं। तो वहाँ से शुरू करती हूँ कि जब हम ऑनलाइन टीचिंग की एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं हमारा लर्नर के बारे में और उस ऑनलाइन टीचिंग के गोल्स के बारे में क्या अजम्पशन होता है। अजम्पशन ये होता है कि जिस तरीके के इक्विपमेंट्स, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी, जिस तरीके का सपोर्ट आप लोगों जिस लर्नर को चाहिए होगा। सी, ऑनलाइन टीचिंग में जो इनरोल करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में जो इनरोल करते हैं लोग, दीज आर ऑलवेज सेल्फ चोजन। यानी अगर मुझे लगता है कि मैं कोई स्किल डेवलप करना चाहती हूँ और उस स्किल से रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोर्स है, या स्किल ही नहीं, किसी भी विषय की मैं समझ बनाना चाहती हूँ और उस विषय को लेकर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं एक स्वायत्ता से, अपने चॉइस से उसमें इनरोल कर सकती हूँ। सो एक चॉइस का एस्पेक्ट, एक सेल्फ इनिशिएटिव ऑनलाइन कोर्सेज का एक बहुत बड़ा एजम्पशन है कि लर्नर सेल्फ मोटिवेटेड है, उसके पास वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो एक ऑनलाइन कोर्स के लिए चाहिए, और उसको शायद किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो वो कुछ ऐसा कोर्स होगा जिस पे उसको और किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो खुद से अपने इनिशिएटिव से, अपने एफर्ट से सीख सकता है। राइट? अब जो, जी हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसी जगह पे बैठूँ जहाँ पे नेटवर्क बेहतर आ पाए। फ़िलहाल इसको कंटिन्यू करते हुए, तो एक असेंशियल डिफरेंस की जो मैं बात कर रही थी कि ऑनलाइन कोर्सेज का इमेजिनेशन वॉज दैट दे माइट बी सम नॉलेज, कुछ विषय होंगे, कुछ स्किल्स होंगी जिनको लोग खुद अपने आप से, सेल्फ इनिशिएटिव से, अपने मोटिव से खुद सीखना चाहते हैं। इट इज़ लर्नर गाइडेड, उसमें उनको किसी खास सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनके पास है, वो विलिंगनेस उनके पास है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं लगती है, वो इस तरीके के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। राइट? और अगर आप ऐसे कोर्सेज के इनरोलमेंट का रेशो देखें और कितने लोग फाइनली ये कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, इसका रेशो देखें, तो आपको ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र में आएगी कि हालांकि लोग खुद के इनिशिएटिव से ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के मद्देनज़र बहुत कम लोग हैं जो इन कोर्सेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। राइट? तो जब ऑनलाइन टीचिंग की ये एजम्पशन है कि अगर किसी ने इनरोल किया और फिर वो नहीं कंप्लीट कर पाया तो कोई बात नहीं, वो छोड़ देगा। एक शिक्षिका होने के नाते अगर ये एजम्पशन मैं अपनी क्लासरूम में कैरी करूं कि जो समझ पाता है वो समझ ले, अगर आप में इनिशिएटिव है तो आप जारी रखिए, आप में इनिशिएटिव नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, और वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको सपोर्ट करना, आपकी दिक्कत को समझना। जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा उसके प्रति। इस तरीके की जिम्मेदारी आप ऑनलाइन कोर्सेज में कभी भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। एज टीचर्स हम क्लास में कंटेंट तो लेकर जाते ही हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है ये भी देखने का कि जिन स्टूडेंट्स के साथ हम उन कंटेंट को नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, क्या उनको वो कंटेंट समझ में आ रहा है, क्या प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अगर उस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या सपोर्ट है जो एक सिस्टम, एक टीचर उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारे जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के और पहलू हैं, राइट, इनके बारे में आप ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं सोचते हैं।
राइट। एज अ टीचर बहुत हो सकता है कि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स को मैं अपने आप को इनरोल करूं, लेकिन अगर मैं वो कोर्स छोड़ भी देती हूं तो कोई मुझे पूछेगा नहीं कि आपने क्यों छोड़ा, आपको दिक्कत क्यों आ रही थी, राइट। सो वॉलंटियरिज्म, चॉइस, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ बहुत ठोस एजम्पशंस हैं ऑनलाइन कोर्सेज को लेके, जो हम हमारे स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो स्पेसेस हैं उसमें हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। और खासकर जब हम शिक्षा को एक कमोडिटी के तरह से इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हमारा इमेजिनेशन ये है कि शिक्षा सबका हक है और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबका हक है। अगर शिक्षा को लेकर हमारी ये इमेजिनेशन है तो फिर उसमें कोई वॉलंटरीली आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आएगा, नहीं कोप कर पाएगा तो छूट जाएगा। इस इमेजिनेशन से हम एजुकेशन के साथ नहीं एंगेज कर सकते हैं। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले स्कूल से। तो जब हम स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में स्कूली शिक्षा का क्या संदर्भ है? इंडिया में स्कूली शिक्षा का सबसे बड़ा संदर्भ ये है कि स्कूली शिक्षा बहुत बहुत बटी हुई है, बहुत श्रेणीबद्ध है, बहुत हायरार्काइज्ड है, राइट। तो एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंसेस हैं। सरकारी स्कूल के अपने स्ट्रक्चर में अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखें तो सरकारी स्कूल में भी अलग अलग तरीके के स्कूल्स हैं जिनमें भी गुणवत्ता बदलती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो उन स्कूल्स में मिलती है, अगर आप एक गांव के सरकारी स्कूल को देखें, एक एमसीडी स्कूल को देखें, एक केंद्रीय विद्यालय या एक नवोदय विद्यालय को देखें, तो बहुत क्लियर है ये समझ पाना कि हमारे सरकारी स्कूल का ढांचा भी बहुत इक्वलाइजिंग नहीं है, एक बराबरी का ढांचा नहीं है। उसमें भी जो स्कूल अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाने की स्थिति में है, जिनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं, राइट, उन स्कूलों में तो आपका आरटी भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट। आरटी आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं दिला सकता है। तो हमारा स्कूली शिक्षा का संदर्भ ऐसा है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ उन्हीं के कैपेसिटी, सिर्फ वही लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं जो अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भेज पाएं। तो ऑलरेडी गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड नॉट गुड क्वालिटी एजुकेशन का गैप हमारी स्कूलिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हमारी स्कूली शिक्षा किसी भी गैर बराबरी को बराबर नहीं करती है। जो समाज में एग्जिस्टिंग गैर बराबरी है, जात के आधार पे, क्लास के आधार पे, जेंडर के आधार पे, उन सबको और शार्पन करती है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको अवेलेबल नहीं है। अब आज के टाइम पे एक ऐसे संदर्भ में जहाँ सबके पास एक क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पर जो शिक्षा मुफ्त मिलती है वो भी सरकारी स्कूल के बेहतर स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूलों में भी जो सबसे नीचे की श्रेणी के स्कूल आते हैं उन्हीं तक सीमित है। ऐसे एक संदर्भ में जब हम ऑनलाइन टीचिंग को पुश कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम एक ऐसी दिशा में मुड़ रहे हैं जहाँ पे अब डिफरेंस गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी का नहीं होगा। हम स्कूली शिक्षा को पुश कर रहे हैं वेदर नो टीचिंग एंड टीचिंग के बीच में, राइट। अब फर्क इतना नहीं है कि कौन से स्कूल बेहतर शिक्षा दे रहे हैं और कौन से स्कूल बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब ये फर्क यहाँ पे ट्रांसलेट होगा कि कौन से स्कूल हैं जिनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके परिवारों के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ऑनलाइन टीचिंग में शिफ्ट हो सकें, और वो कौन से स्कूल हैं जिसमें ना कंप्यूटर हैं,
ना जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का कोई एक्सेस है। तो ये डिफरेंस अब गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी से बदल कर टीचिंग एंड नो टीचिंग में पहुंच जाएगा। अ, प्रवासी मजदूरों की आज के दिन में क्या हालत है उससे हम सब वाकिफ हैं। अ, उन बच्चों के साथ कौन ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है। तो जब हम और नहीं सोच के इस ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जो इतने सारे दशक हमको लगे कि शिक्षा में एटलीस्ट बराबरी के मूल्य को स्थापित कर पाएं, वो ट्रांसलेट हो पा रहा है हमारे पॉलिसीज में, हमारे एक्शंस में, वो दूर की बात है। बट एटलीस्ट एज अ वैल्यू वी आर एबल टू एस्टैब्लिश इट। आज हम फिर न जाने कितने दशक वापस जा रहे हैं जब हम ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो पढ़ पाएंगे वो पढ़ें। जिनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जिनके घर में लैपटॉप्स नहीं हैं, जिनके घर में डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो पढ़ना ही छोड़ दें। और अगर उनके स्कूल नहीं चलते हैं, अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं, अगर उनकी शिक्षा इस बीच छूट जाती है, तो जैसे उनके अभी के हालात, इतना दूर चलने की हमको बहुत फिक्र नहीं है, उनके पढ़ाई में पीछे छूट जाने की भी हमको कोई फिक्र नहीं है। वो ना भी पढ़ें तो इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। यही लगता है, क्योंकि अगर इस तरीके से ऑनलाइन, क्योंकि आज भी जो पैकेजेस का जो 5th सीरीज का अनाउंसमेंट था, उसमें कहा जा रहा था कि जहाँ पे बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है वहाँ पे DTH चैनल्स और प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू एजुकेशनल कंटेंट पहुँचाया जाएगा। तो ये तो अगर आप खाना नहीं खा सकते हैं तो केक खाइए वाली बात है कि इंटरनेट नहीं है लेकिन इन घरों में टीवी ज़रूर होगा। इन घरों में हमारा ये अजम्पशन है कि स्मार्टफोन नहीं है, वाईफाई नहीं है, पर टीवी ज़रूर होगा, DTH ज़रूर होगा, और घर में एक ही बच्चा होगा जिसके लिए वो चैनल चलेगा। एक संयुक्त परिवार होगा या एक ऐसा परिवार होगा जिसमें शायद 6-7 बच्चे होंगे एक ही घर में, और उन 6-7 बच्चों के लिए एक ही टीवी होगा। तो आप किसके लिए कौन सा चैनल चलाने वाले हैं, किस टाइम पे कौन सा बच्चा वो टीवी देखेगा, ये सब हम लोगों को सोच ज़रूरत नहीं लगती है। क्योंकि शायद जो वर्ग ऑनलाइन टीचिंग की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है उस वर्ग की ये दिक्कतें नहीं हैं, और जो लोग आज बैड क्वालिटी टीचिंग से एब्सोल्युटली नो टीचिंग के कगार पे आ गए हैं, उनके लिए सोचना वो हमारे राष्ट्र की परिकल्पना में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं शायद, राइट। सो ये वाला कि अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें या टीचिंग थ्रू चैनल्स की भी बात करें, उस इमेजिनेशन में वंचित तबका कहीं भी हमारे लिए शायद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऑनलाइन टीचिंग के या थ्रू चैनल्स टीचिंग के जो एजम्पशंस हैं, राइट, वो एजम्पशंस ये हैं कि घर में एक स्मार्टफोन होगा, घर में एक लैपटॉप होगा, और कनेक्टिविटी को लेके भी एक सवाल नहीं है कि आपका डेटा प्लान कैसा है। अगर आप बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आपके पास इतना प्लान है कि आप हर दिन इतने GB का फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार हो सकता है आपके पास डेटा प्लान हो, कनेक्टिविटी ना हो, और बहुत सारे आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभी भी रीच कितना कम है। मेरी एक कोलीग हैं डॉक्टर राजश्री चंचल, उनका अभी हाल ही में एक बहुत ही एक बहुत ही एनरिचिंग आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं रिसर्चर्स से, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के सवाल पे, जिस पे वो स्टडीज़ को कोट करते हुए कहती हैं, और इस टॉक के बाद उस आर्टिकल का लिंक मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगी, कि ओनली 27% इन इंडिया पीपल आर एबल टू यूज़ स्मार्टफोन्स। इंटरनेट को यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनमें से 35% हैं जो लैपटॉप से नहीं, स्मार्टफोन से ही इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं, राइट। और वो एक स्मार्टफोन परिवार में एक है, उस परिवार में बच्चे ज़्यादा हो सकते हैं। रूरल इंडिया में ये प्रतिशत सिर्फ 21% है।
वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 1.063 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑनलाइन। 2014 की एक स्टडी है जिसको डॉक्टर आची ने कोट किया है कि कंप्यूटर और स्टूडेंट का रेशो इंडिया के स्कूल्स में इस 1:89। तो हम किस संदर्भ में ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं? हमारा क्या इमेजिनेशन है इन घरों को लेके? अभी मिडिल क्लास में भी अगर आप जाके आज लोगों से बात करने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि मिडिल क्लास फैमिलीज भी, जिन घरों में लैपटॉप्स हैं, जिन घरों में स्मार्टफोन्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग में, अपने बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग में वो किस तरीके की मुश्किलें फेस कर रहे हैं। एक लैपटॉप है लेकिन 2 बच्चों की क्लासेस होती हैं। हम में से भी बहुत लोगों के ज़िंदगी में शायद हमने पहली बार लैपटॉप खरीदा जब रिसर्च में आए, क्योंकि स्कूल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फिर भी जब घर में डेस्कटॉप पहली बार आया या लैपटॉप आया तो वो पूरे मतलब उसको आपको शेयर करना होता था, वो सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं आता था। हाँ, तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर एक घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग लैपटॉप्स होंगे, तीनों के लिए अलग अलग या स्मार्टफोन्स होंगे। और इसमें ऑफ कोर्स हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो बात करना ज़रूरी ही नहीं समझते हैं कि पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहने में आँखों पे, आपके कंधे पे, आपके सर्वाइकल पे किस प्रकार का असर पड़ता होगा, टीचर के ऊपर किस तरीके का असर पड़ता होगा, उसकी बात अगर अभी ना भी करें तो आप सोचिए वो घर के स्पेस की इमेजिनेशन क्या है। हम किन घरों की परिकल्पना कर पा रहे हैं? इवन वंचित समुदाय को छोड़िए, नॉर्मल मिडिल क्लास इज स्ट्रगलिंग विद दिस शिफ्ट टू ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। तो एक तो है क्लियर एक्सेस का सवाल, और अगर हम एक्सेस का सवाल देखें तो ऑनलाइन टीचिंग स्कूल शिक्षा के लेवल पे सिर्फ एक एक्सक्लूशन की टीचिंग है, एक एक्सक्लूशन की पॉलिसी है, एक बहिष्कार कर, मतलब बाहर रखने की एक पॉलिसी है। कहीं से भी वो उसमें इंक्लूजन की समझ नहीं दिखती है। तो ये तो एक सवाल था एक्सेस को लेके, जिसमें भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो ऑनलाइन टीचिंग, स्पेशली जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, तो वो ये है कि शिक्षा की हमारी समझ क्या है। हमको इतने साल लगे हैं यहाँ तक शिक्षा की समझ को पहुँचा पाने में कि शिक्षा एक लीनियर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं है। कि एक टीचर है जो बहुत ज्ञानी है और वो कुछ कंटेंट, कुछ विषय वस्तु लाता है और वो बोलते हुए उसको आपको प्रदान कर लेता है और स्टूडेंट ग्रहण कर लेता है। इस इमेजिनेशन को बदलने में सालों साल लग गए और आज हम फिर लौट के वहीं पे आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में इसी प्रकार की टीचिंग पॉसिबल है। ये जो इतना समय लगा अर्ली एजुकेशन में एक्टिविटीज़ की महत्ता को समझ पाने के लिए, बच्चों का साथ में बैठ के खेल पाना, मिलजुल के काम कर पाने की क्या महत्ता है, इसको रिकॉग्नाइज कराने में जो इतने दशक लगे, आज ऑनलाइन टीचिंग इन सब जो गेन्स हैं एक मूवमेंट के, शिक्षकों की, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं, उनकी एक मूवमेंट रही है, उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, उसको कितना पीछे धकेल देता है। इतना समय लगा। मेरी खुद की ट्रेनिंग मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की है। एक थ्योरी जो पढ़ी भी है, मैं पढ़ाती भी हूँ। शायद आप में से जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो परिचित होंगे हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें वो बात करते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ गणित जानना या शब्दों को समझ पाने तक सीमित नहीं है, सिर्फ लिखना या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना इंटेलिजेंस नहीं है। और वो 8 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसमें दूसरों को समझ पाना, अपने भावों को समझ पाना, संगीत की समझ होना, अपने बॉडी का यूज़ कर पाना डांस फॉर्म में, एथलेटिक्स फॉर्म में, एक जोग्राफिक सेंस होना, बहुत अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। और बहुत समय लगा है स्कूलों को ये समझाने में कि एजुकेशन सिर्फ
एक इंटेलिजेंस से डील नहीं कर सकती है। हम सब लोगों की अलग अलग पोटेंशियल्स होती हैं, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो हर बच्चे को अपनी अलग अलग पोटेंशियल्स को डेवलप करने का मौका दे। Online teaching will again bring us back to those times when our understanding of intelligence was just about being able to do maths and knowing how to read and write. राइट, ये जो इतना समय हमको लगा ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तक अपनी समझ पहुंचाने के लिए, कि हम बच्चों को सिर्फ उनके एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस से ना आके हम देखें कि वो साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, वो खेल में कैसा है, वो किसी शिल्प कला में कैसा है, इन सब चीज़ों को भी हम स्कूल के दायरे में लाएं, तो आज हम फिर पीछे मुड़ के कह रहे हैं कि अब फिर से हमको इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप इनको ऑनलाइन टीचिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। बच्चे के विकास में स्कूल एक ऐसी स्पेस है जो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नहीं है, जो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में है। तो कैसे ऑनलाइन स्पेसेस में आप शेयरिंग, इमोशनल डेवलपमेंट, पीयर लर्निंग के बारे में बात कर। अपना काम लैंग्वेज के ऊपर है, और लैंग्वेज का एस्पेक्ट सिर्फ शब्दों के मीनिंग जानना नहीं है। लैंग्वेज का एस्पेक्ट सिर्फ शब्दों को लिख पाना नहीं है। लैंग्वेज एक्सप्रेशन के बारे में भी है कि क्या आप भाषा को अपने आप को व्यक्त करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप भाषा किसी को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऐसे टाइम पे भी जब शायद सामने वाले के पास सारे अच्छे अच्छे शब्द ना हो। क्या बच्चा सिर्फ एक टीचर को नहीं, एक अपने उम्र की कही हुई बात भी समझ सकता है या नहीं। सो हाउ ऑनलाइन टीचिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी कितना ही कैप्चर कर पाएगी, राइट। तो जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, एक्सेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम शिक्षा के गोल्स को कैसे समझते हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के गोल्स को कैसे समझते हैं, हम टीचिंग की प्रोसेस को कैसे समझते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी दोबारा से सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन चीज़ों को बहुत समय लेकर, बहुत लड़कर, बहुत शिद्दत के साथ कुछ लेवल पे आज हम लोग एस्टैब्लिश कर पाए हैं, ऑनलाइन टीचिंग उन सबको दोबारा से कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करता है। ये जो क्लासरूम का इमेजिनेशन है कि क्लासरूम एक कोलैबोरेटिव स्पेस होगी, हम ऑनलाइन टीचिंग का एक जो बड़ा पुश हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आया है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खुद अपने डॉक्यूमेंट में ये बार बार रिकॉग्नाइज करती है कि स्कूल में बच्चे जितना उनको सीख पाना चाहिए उतना नहीं सीख पा रहे हैं। ये सवाल है जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत समय से परेशान करता रहा है कि क्यों है कि बच्चे क्लासरूम्स में आकर भी जब टीचर कोशिश भी करते हैं तो बहुत बार बच्चे नहीं सीख पाते हैं। और बहुत सारे लोग, जॉन ड्यूई, जॉन होल्ट, बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है और इस बात का एहसास हमको दिलाया है कि बहुत बार बच्चा इसलिए भी नहीं सीख पाता है क्योंकि क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता है, वो उसके एक्सपीरियंस से कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब बच्चे को कोई चीज़ बहुत मतलब की लगती ही नहीं है, वो उनसे रिलेट नहीं कर पाता है, तो उनके बारे में समझ बनाने की जो भी पूरी प्रक्रिया है उसमें बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता है। इसीलिए एज टीचर्स हम बहुत कोशिश करते हैं कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें तो अपने क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं उनको पहले समझें, देखें वो कौन कौन से संदर्भों से आ रहे हैं, कोशिश करें कि उनके एक्सपीरियंस को किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट से हम जोड़ पाएँ ताकि उस जो भी वो धारणा है उसकी एक बेहतर समझ बच्चों के मन में बन पाए, उनके बीच में बन पाए। इस प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट का लाइव इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं,
राइट। हम एनसीएफ को आप ले लीजिए, जो बात करता है कि बच्चों को समझाने का एक बहुत कॉन्सेप्ट समझाने का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि उनके स्कूल के ज़िंदगी और उनके घर की ज़िंदगी में अगर हम कोई संबंध स्थापित कर पाएँ। एक टीचर जब अपने सामने बच्चों को देख ही नहीं पाएगी, तो वो किस तरीके से इंश्योर करेगी कि जो वो पढ़ा रही है उसको बच्चों के जो उनके रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे किसी भी तरीके से जोड़ पाने की कोशिश करे। इफ़ आई डोंट नो हु आई एम टीचिंग, इफ़ आई कांट सी माई स्टूडेंट्स, राइट, आई डोंट नो व्हाट देयर कॉन्टेक्ट्स आर। तो फिर मैं किस तरीके से करूँ कि जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उन मैं उसका महत्व उनकी ज़िंदगी में हो, ये मैं किसी तरीके से उनको कन्वे कर पाऊँ। अ, बहुत बार होता है कि वो बच्चे जो क्लास में बोलते नहीं हैं, जो जिनका और एकेडमिक्स को लेके स्ट्रगल है, वो बहुत बार हमने देखा है कि बड़ी क्लासेस में जहाँ पे टीचर सब बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो पहले वो बच्चे छूटते हैं जो चुप रहते हैं, राइट। एक क्लास फिर भी टीचर को एक मौका देती है कि वो एटलीस्ट देख तो पा रही है कि कौन बच्चा है जो नहीं पूछ रहा है। एक ऑनलाइन वाले परिस्थिति में, और स्पेशली अगर फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके पास जा रहे हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से, तो उसमें तो कोई टीचर है ही नहीं। जब टीचर नहीं है तो कोई स्टूडेंट का भी इमेजिनेशन नहीं है। एक कंटेंट है जिसको परोसा जा रहा है और आपको सिर्फ उसको ग्रहण करना है। उस कंटेंट के बारे में आप कैसे सोचते हैं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का क्या स्पेस है, उसमें रिफ्लेक्शन का क्या स्पेस है, इन चीज़ों के बारे में किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। एजुके जब हम कोई भी ज्ञान रिसीव करते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिसीव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। एजुकेशन सिर्फ कॉग्निशन नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी सोच के बारे में भी सोचना सिखाती है, उसके लिए और तैयार करती है। एजुकेशन इज ऑल्सो अबाउट मेटाकॉग्निशन, राइट, कि मैं सीखते हुए ये भी समझती हूँ कि मैं कैसे सीख पा रही हूँ, ताकि जब मैं स्कूल से निकल के जाऊँ, आई नो हाउ टू लर्न, हाउ टू एक्वायर मोर स्किल्स। And online teaching does not allow space to be able to do any of it. हम फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कुछ कंटेंट आ रहा है जिनका बच्चों के संदर्भ से कोई नाता नहीं है। मेरा बहुत फील्ड वर्क रूरल स्कूल्स में रहा है, आंध्रा के, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के गाँव में जाके स्कूल के प्रोसेसेस को देखा है। और वहाँ पे पाया है कि बहुत बार, हाँ, एक टीचर है जो उड़ीसा के गांव के एक स्कूल में बच्चों को सिखा रही है वाई फॉर याक। उस सौरा समुदाय का एक बच्चा है, ट्राइबल कम्युनिटी का बच्चा है, उसने कभी ज़िंदगी में याक नहीं देखा। उसके लिए वाइफ और याक का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो वहाँ पे आपको फिर टीचर को समझाना पड़ता है, उनसे वो डायलॉग इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि अगर वो साउंड और अल्फ़ाबेट्स की भी समझ बच्चे में डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, तो कम से कम ऐसे उदाहरण दें जो जिनसे बच्चा परिचित हो। एक ऑनलाइन स्पेस में जहाँ पे कहीं दूर से एक कंटेंट तैयार करके एक चैनल पे भेज दिया गया है, और आज जो वक्तव्य आया है, जो रिपोर्ट्स छपी हैं, उसमें है कि वो टाटा स्काई और ना जाने कितने प्राइवेट ऑपरेटर्स को इसमें लाएंगे। उन ऑपरेटर्स का उस बच्चे के संदर्भ के बारे में क्या समझ होगी, राइट। तो जब हम हमारा जो भी हम लोग टेक्स्ट बुक एनालिसिस करते हैं, हम सब ने पाया है कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस में हमको साफ साफ कुछ बाइसेस दिखते हैं कि कौन बच्चे हैं जो उस टेक्स्ट बुक के कंटेंट, उसके एग्जाम्पल्स, उसके इलस्ट्रेशन से रिलेट कर पाते हैं, और कौन से वो बच्चे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी, अपना संदर्भ उस शिक्षा के कंटेंट से और उसकी प्रक्रिया से गायब लगता है, हमेशा गायब दिखता है। और जिनको गायब दिखता है वो मीनिंगफुली एजुकेशन से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसको मीनिंगफुल बनाना एक बहुत डायलॉजिक प्रोसेस है जो ऑनलाइन टीचिंग कभी आपको करने नहीं देगी। उसमें वो पॉसिबल नहीं है, वो संभावनाएं नहीं है, राइट। तो हम स्कूली शिक्षा में एक ऐसी स्थिति में वंचित समुदाय को पुश कर रहे हैं जहाँ पे बैड क्वालिटी टीचिंग से अब वो नो
बीइंग टॉट के कगार पे है, एक्सेस के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन टीचिंग जो एक्सेस कर भी पाएंगे, उनके पास शिक्षा के नाम पे जो आएगा, फिर वो वही सारी चीज़ें होंगी जो उनको शुरू से अब तक एलियनेट करती आई थी। और ऑनलाइन टीचिंग जिस तरीके से अभी जो अगर आप बच्चों से टीचर से बात करें, उसका एक एजम्पशन ये भी है कि घर पे जब ये चैनल पे ये भी है कि हर बच्चे के माता पिता उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हम इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे स्कूलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवारों में फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं, वो अपने परिवारों में पहले हैं जो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश किए हैं। उनके डाउट्स कौन क्लियर करेगा, उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, या सोची समझी एक चीज़ है कि हाँ, जो हम ऐसे तो बाहर नहीं रख पाए, अब एक अपॉर्चुनिटी है बाहर रख पाने की। अब आते हैं उच्च शिक्षा की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में भी जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए भी देखिए, वॉलेंटरीली ऑनलाइन कुछ सीखना इज़ वन थिंग, लेकिन एज अ टीचर अगर मैं एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह देखती हूँ, एक ऐसा टूल जो उनको एक थिंकिंग इंडिविजुअल बनाएगा, एक ऐसा टूल जो उनको अपनी लाइफ प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ बहुत कुछ सोचने की क्षमता भी देगा, अगर मैं शिक्षा को इतना ज़रूरी मानती हूँ, तो आई कैन नॉट बी मिडवे, राइट। इन ऑनलाइन टीचिंग आपके पास वो संभव नहीं है कि आप रिटेंशन इंश्योर कर पाएँ, आप ये इंश्योर कर पाएँ कि जो लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं वो वहाँ पर रहेंगे। सो ऑनलाइन टीचिंग इन हायर एजुकेशन वेयर यू ऑफर सम कोर्सेज ऑन स्वयं और मूक, कुछ सम स्टूडेंट्स जो अपने इच्छा से वो लेंगे और उसको करेंगे, वो एक चीज़ है। लेकिन हम कोर टीचिंग को उस एजम्पशन, मैं आपको खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ जिसके पास बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम कंपैरिजन करें तो एटलीस्ट इन अ यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी के पास एक आईटी सिस्टम है, टीचर्स को लैपटॉप्स दिए गए हैं, टीचर्स को यूनिवर्सिटी आईडीज़ दिए गए हैं, हम सबके पास गूगल ड्राइव में उतना स्पेस है कि बड़े बड़े फाइल्स अपलोड किए जा सकें, या अगर हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बहुत टाइम तक हम में से बहुत लोग टूल्स को यूज़ किया है अपने टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए। सप्लीमेंटिंग में और सब्सटीट्यूशन में बहुत बड़ा अंतर है। सप्लीमेंटिंग सिर्फ इतना है कि अगर मुझे लगता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जिनको आप सॉफ्ट कॉपी में स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं, और फिर स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना उसका प्रिंट आउट लेना चाहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के भी दाम होते हैं। फिर से, और वो भी मैं कह में जहाँ पे ये फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट फॉर द टीचर्स। मेरे पास लैपटॉप है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नहीं देती है, राइट। हम कई बार कुछ ऑनलाइन मोड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पेडागोजी को सप्लीमेंट, उसको सपोर्ट करने के लिए, कि ठीक है कुछ आप रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट से शेयर कर देते हैं, आप कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर देते हैं, आप स्टूडेंट्स को टाइम आप उनको एकदम इनेबल करते हैं, उनके साथ वर्कशॉप्स लेते हैं कि किस तरीके से वो, और ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारी रीडिंग मटेरियल्स हैं, सोर्सेज है, एक इट्स अ रिच रिपोजिटरी ऑफ रिसर्चेस, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका इमेजिनेशन सिर्फ एक सपोर्ट का रहा है, राइट। इसका इमेजिनेशन सपोर्ट का इसलिए रहा है क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार उतना रेगुलर नहीं हो पाते हैं, कई बार उनकी क्लासेस छूट जाती हैं, तो अगर कुछ मटेरियल्स उनको इस प्रकार मिल जाएं, अगर कोई एक गूगल क्लासरूम है जिससे वो कनेक्ट रह पाएँ, तो एटलीस्ट वो कुछ कुछ क्लास में आते हुए और कई बार क्लास में नहीं आने के बावजूद भी उनकी लर्निंग सफ़र ना करे। हाँ, तो अब कई स्टूडेंट्स हैं जो इससे सपोर्टेड भी फील करते हैं, राइट? बट अगेन आई एम सेइंग द इमेजिनेशन इज दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स। और स्टूडेंट्स का भी ये मानना है कि ये तभी कॉम्प्लीमेंट करता है जब एक क्लासरूम में एक एक्टिव कोलैबोरेटिव डायलॉजिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग हो रही है। इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर टीचिंग. It cannot replace when I say it cannot replace the teacher. Imagination ये नहीं है कि टीचर कोई एक बहुत विद्वान और एक ऐसा इंसान है जिसके बिना होते हुए कोई कुछ सीख नहीं सकता है। टीचर एक ऐसा फैसिलिटेटर, क्योंकि क्लासरूम में टीचर का होना सिर्फ ये नहीं है कि सारे ज्ञान का सोर्स टीचर है, लेकिन टीचर क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस इनेबल कर सकता है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ सीखें। हम बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंटेशंस कराते हैं स्टूडेंट से, राइट? जो ऑनलाइन टीचिंग में दे विल नॉट आस्क यू टू डू ग्रुप वी टू डू ग्रुप प्रेजेंट। बहुत बार हम हमारा खुद का कॉन्सेप्ट्स में मास्टर्स लेवल पे सिखाती हूँ, चाहे वाइगॉट्स्की हूँ या जो भी थिंकर हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो एक समझ मेरी उनको पढ़ के बनी, और साल जिस तरीके के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं का तुरंत जवाब मेरे पास नहीं होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है कि इसके बारे में मुझे भी सोचने की ज़रूरत है। फिर आप जाके उन सवालों को सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उन टेक्स्ट को रिविजिट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी खुद की समझ उन सवालों से कितनी एनरिच हुई है। तो वो सवाल सिर्फ एक टीचर की समझ को एनरिच नहीं करते हैं, वो सवाल स्टूडेंट्स की एक दूसरे की समझ को भी एनरिच करते हैं। बहुत बार हम सोशल साइंसेस जो पढ़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हो सकता है सबका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ना रहा हो, लेकिन जब आप एक कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस में हैं, आप औरों के एक्सपीरियंसेस को सुन पा रहे हैं, तो आपको एक मौका मिलता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उनका मीनिंग देख पाने का, जो शायद अभी तक आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था या सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट था, राइट? तो क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम टीचिंग जो चीज़ें सपोर्ट कर पाती टीचिंग नहीं कर पाती है। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने कहा कि एक एक लेवल का एक आईटी सपोर्ट है, उसमें भी हम रियलाइज करते हैं स्टूडेंट्स जब तक उनका जिस तरीके के, मान लीजिए स्कूलिंग की मैंने अभी बात की, जब स्टूडेंट्स एक इतने अनइक्वल स्कूलिंग सिस्टम्स से हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, राइट? गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स से कई बार आ रहे हैं जिसमें शायद बहुत बढ़िया टीचिंग नहीं होती थी। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं, मतलब ये भी हमारी समझ शायद नहीं सही नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी शो करती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपने क्वालिटी स्कूल्स हैं, ऐसा कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल स्पेशली जो बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, मतलब सरकारी स्कूलों से ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन जिनको हम लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, उनमें शिक्षा का स्तर बहुत बार सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर से भी बहुत नीचे है, राइट? तो जब एक अनइक्वल स्कूलिंग सिस्टम से निकले हुए छात्र हायर एजुकेशन पे आते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन फिर एक इक्वलाइजिंग स्पेस बने, तो हमको मान के चलना होगा कि हम बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग एज्यूम करके नहीं चल सकते हैं। हम एज्यूम करके नहीं चल सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स लेवल पे पहुंच गया है तो वो लिखना जानता है, उसको पावर पॉइंट्स बनाने आता है, उसको आता है। बहुत सारे हम मैं मास्टर्स को पढ़ाती हूँ, हम देखते हैं बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट अच्छे टेक स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं किए जाते हैं।
बहुत लोअर क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो बहुत सिंपल नहीं, जो सिंपलिस्टिक हैं स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, तो फिर उनको आपको बहुत एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ता है ओरिजिनल थिंकर्स के टेक्स्ट पढ़ पाने के लिए, लैंग्वेज सपोर्ट दे पाने के लिए। तो हायर एजुकेशन में भी बहुत तरीके का सपोर्ट है जो एक स्टूडेंट के लिए आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा अगर हमारी एजुकेशन की जो समझ है वो इनइक्वालिटी को शार्पन करने की नहीं, इक्वालिटी के अपॉर्चुनिटीज, अगर इक्वालिटी के अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं। हमको ये मान के चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स ऐसे स्कूल से आए होंगे जहाँ पर उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला नहीं है। तो बहुत बार हुआ है कि आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में आके ये भी शेयर करते हैं कि हम कोर्स छोड़ना चाहते हैं, हमको बहुत मुश्किल लग रहा है। राइट, सो एज टीचर्स वी ट्राई टू एंगेज विद देम, ट्राई टू प्रोवाइड सम support in forms of, be it English, many other kinds of support and active dialogue to ensure कि वो थोड़ा समय दें, थोड़ा ठहरे और वो कंप्लीट करके जाएं। एक ऑनलाइन में कौन छूट रहा है मैं नहीं देख सकती। राइट, और एज अ टीचर ठीक है, यूनिवर्सिटी मुझे फैसिलिटेट कुछ चीज़ों में कर सकता है कि हाँ एक गूगल ड्राइव है, जूम के पासवर्ड्स हैं, आईटी सपोर्ट है, पर स्टूडेंट के घर की क्या एजम्पशंस हैं। इस सेमेस्टर क्योंकि बीच में पैंडमिक आया, मैं उन टीचर्स में से हूँ जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को एक्टिवली एक्सप्लोर करके देखा है। ये भी को लेके हमारे कंसर्न्स थे कि कुछ हैं जिनको शायद नौकरी करने की बहुत ज़रूरत है, यू नो थोड़ा सा सिलेबस बचा है और हम चाह रहे हैं एक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ कि इस वजह से कहीं ना कहीं उनके करियर में रुकाव ना आए। राइट, लेकिन जब अपने ही पेडागोजी पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये एहसास शायद इन स्टूडेंट्स के साथ फिर भी ऑनलाइन टीचिंग कर पाए क्योंकि इनको जानते थे। हम ऑनलाइन टीचिंग करते हुए भी एटलीस्ट शक्ल नहीं देख पाते थे, ये तो देख पाते थे कि कौन सा स्टूडेंट आज नहीं आ पाया है, जानने की कोशिश कर सकते थे कि वो स्टूडेंट क्यों नहीं आ पाया है। और शायद हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि वीव हैड 100% अटेंडेंस इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। और अगर वो 100% अटेंडेंस नहीं है तो क्या हम इस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं कि हमें जो लोग छूट जाते हैं उनकी परवाह नहीं है। राइट, और ऑनलाइन टीचिंग में ट्रांजैक्ट करने की दोनों तरफ से समस्याएं हैं। एज अ टीचर बहुत बार आप भी स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जो आप कह पा रहे हैं वो कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं। जब वो स्टूडेंट्स से सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अपने खुद के टीचिंग पे रिफ्लेक्ट कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि जो एग्जाम्पल आपने दिया वो स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इस सेशन में तकनीकी दिक्कतें रही हैं वो स्टूडेंट्स के साथ रहती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ वो ज्वाइन करते हैं छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं छोड़ते हैं, और इसमें जो चीज़ें छूट जाती होंगी उनको क्या क्या ही कंटिन्यूटी का एक्सपीरियंस होता होगा। सब लोग सवाल नहीं पूछ पाते हैं। क्लास में बहुत बार होता है कि एक बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, कहीं पे अटकता है, उसके मित्र जो उसको समझते हैं कई बार उसके वाक्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन में जब कोई किसी को नहीं देख पा रहा है, ये संभावनाएं भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं कि किसी तरीके का एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे, विद्यार्थी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उनको समझेंगे और इस तरीके का एक स्पेस बन पाएगा। तो एक लेवल ऑफ ये है। स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमारे क्या एजम्पशंस हैं। इस बीच स्टूडेंट्स से बहुत रेगुलर इंटरेक्शन रहा है और स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि ये एक इमेजिनेशन ऑनलाइन टीचिंग का कि हर स्टूडेंट के घर में एक जिसमें वो बाकी सबसे कट के आराम से पढ़ सकता है। राइट, ये एक बहुत बड़ा एजम्पशन ऑनलाइन टीचिंग का है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स से मतलब
बहुत सारे स्टूडेंट्स के घरों में ऐसा स्पेस नहीं है कि उनका एक अपना प्राइवेट रूम हो जहाँ पे वो बिना डिस्टर्ब्ड हुए, राइट, बिना डिस्टर्ब्ड हुए पढ़ने की कोशिश पढ़ पाएँ, एंगेज कर पाएँ, राइट। बहुत सारे टाइम पे देखिए ऐसे भी होते हैं कि जब आप अ, कोई बोलेगा कि अगर आप स्कूल आके पढ़ते तो घर में क्यों बिना डिस्टरबेंस नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। जब आप एक क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जितने भी लोग उस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उन सबका फोकस एक खास चीज़ पे है। लेकिन अ, एक घर के माहौल में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों को और काम करने की ज़रूरत हो सकती है। तो आप कैसे उस स्पेस में बैठ के सुनने की कोशिश करेंगे? स्टूडेंट्स ने ये भी बहुत बार शेयर किया है कि एक लैपटॉप है जिसको भाई बहनों को शेयर करना पड़ता है। तो हर बार दे टेक वो आपस में बांटते हैं कि किस दिन कौन क्लास अटेंड कर पाएगा। बहुत बार आप सोच लोग घर के एक कॉन्टेक्स्ट से कई बार डाउट पूछने में बहुत संकोच करते हैं। देखिए, डाउट पूछ पाना और जिस तरीके के स्कूल सिस्टम्स से हमारे अधिकतर विद्यार्थी निकलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे स्कूल सिस्टम से निकलते हैं जहाँ पे सवाल पूछने को डिस्करेज किया जाता है। अ, वो सेफ स्पेस नहीं है। बहुत बार या टीचर उस सवाल का मजाक उड़ा सकती है, बाकी बच्चे उस विद्यार्थी सह विद्यार्थी उसका मजाक उड़ा सकते हैं। और क्लास में सवाल पूछने के लिए एक सेफ स्पेस बहुत टाइम लेता है। आपको लगातार स्टूडेंट्स के साथ काम करते रहना पड़ता है, उन एंड इट टेक्स टाइम फॉर देम टू बी एबल टू आस्क देयर फर्स्ट क्रिएट दैट स्पेस इन एन ऑनलाइन टीचिंग। महिलाओं की अलग मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ जिसमें ज़्यादा महिला स्टूडेंट्स हैं। अ, और बहुतों का कहना ये है कि अगर वो घर से बाहर हैं उसमें उनको घर के काम से थोड़ा छूट मिल सकता है, लेकिन जब वो घर पे हैं तब यही इमेजिनेशन कि वो वैसे ही वो घर में रहते हुए उस काम को नहीं करेंगी, ये अभी बहुत सारे परिवारों में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। बहुत बार जब हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे डाउट्स हो सकते हैं, कास्ट, क्लास, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है कि एक बच्चा अपने घर के सेफ ना महसूस करे पूछने के लिए, राइट। वो लोग एक दूसरे से कैसे सीखेंगे? अ, अगर मैं अगर एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुई हूँ, एक खास तरीके के ही जगह में रही हूँ, एक यूनिवर्सिटी में आ पाना दिमाग को खोलने की प्रक्रिया इसलिए थी क्योंकि सिर्फ सीखना क्लासरूम्स में और टीचर के द्वारा नहीं होता था। तो हमारी एजुकेशनल स्पेसेस की इमेजिनेशन क्या है? ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना ज़रूरी है। और जो मैंने आपसे अभी जो शेयर की अपने यूनिवर्सिटी या अपने कुछ महीनों के टीचिंग के एक्सपीरियंसेस को लेके, ये मैं फिर भी कह रही हूँ कि ये उस स्पेस में पॉसिबल हुआ है जहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक एग्जिस्टिंग आईटी सपोर्ट सिस्टम है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, तो स्टूडेंट्स के पास कुछ एक्सेस है, विच इज़ नॉट टू से वी कैन एज्यूम एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी का अपना स्ट्रक्चर एक ऐसा था कि हम ज़्यादा तक एग्ज़ाम्स वैसे ही टर्म पेपर फॉर्म में लेते हैं कि आपको कुछ थीम्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ सवाल दे दिए जाते हैं और एक्सपेक्टेशन होता है कि 15-20 दिन आप उन टॉपिक्स पे काम करेंगे, आप लाइब्रेरी जाएंगे, आप और चीज़ें पढ़ेंगे और उनको फिर लिख के एक ऐसे सबमिट करेंगे, राइट। उसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। वो बाकी लोगों से बात करके जो सीख पाते थे वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम टीचर्स आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे आपस के इंटरैक्शंस होते हैं कि क्लास कैसी गई है, व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाना। और उन जगह पे मैंने ऐसे भी जगह पे पढ़ाया है दिल्ली में आने से पहले, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ईमेल आईडीज़ ही नहीं होते थे।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स नहीं थे। यूनिवर्सिटी में टीचर्स को कंप्यूटर्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। वहाँ पे हम किस तरीके के ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा शिफ्ट है ऑनलाइन टीचिंग का, ये सिर्फ उसी वर्ग को सशक्त कर सकता है जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, जिसके पास घर में सपोर्ट है, जिसके पास जो ऑलरेडी अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर यूनिवर्सिटी गोअर नहीं है, जहाँ पे हम एजुकेशन का इमेजिनेशन ही कंटेंट है। हाँ, तो आज जो रिपोर्ट आई है सरकार के प्रयासों को लेके, उसमें ज़्यादा तक बात यही हो रही है कि एजुकेशनल कंटेंट किस तरीके से ऑपरेटर्स बनाएंगे। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट, और कंटेंट को लेकर भी सवाल होंगे कि वो किस तरीके का कंटेंट है। बहुत सारे जगहों में यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को ईमेल आईडीज़ नहीं दिए जाते, कोई ऑनलाइन इंटरेक्शन उनके साथ पहले ही मौजूद नहीं है। तो जब उन जगह पे जहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन इंटरेक्शन मौजूद है, द टीचिंग हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट। आप बहुत सारी चीज़ों को, मैं कोर्स पढ़ाती हूँ एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन, and to teach experience of education without being able to listen to experiences of a student feels like, a very, it doesn't feel like a meaningful authentic exercise, right? तो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें जहाँ पे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये सिर्फ एक्सक्लूजन की तरफ ही बढ़ता हुआ कदम है। और साथ ही में एक्सक्लूजन की तरफ बढ़ता हुआ कदम तो है ही, इसमें आप ग्रेजुअली टीचर को भी रिडंडेंट बना रहे हैं। टीचर का रोल, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बहुत गुरु और बहुत एक ज्ञान के सोर्स के रूप में नहीं, बट ऑफ कोर्स देर इज़ अ सर्टन मीडिएशन, कुछ देर एक सपोर्ट है जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, कुछ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो एक टीचर इनेबल कर पाता है। ये एक टीचर प्रूफिंग की तरफ भी बढ़ता हुआ कदम है कि हम टीचर्स को ही यहाँ से हटा दें, हम और यूनिवर्सिटीज़ बनाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, और टीचर्स को रिक्रूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप और जॉब लॉस इससे देख सकते हैं। और एकदम जिसके पास प्रिविलेज है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास घर में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, वो लोग स्कूल में भी पढ़ें, वो लोग हायर एजुकेशन में भी पढ़ें, लेकिन बाकियों के लिए हम एक कोई भी सपोर्ट, एक इंक्लूजन का इमेजिनेशन नहीं रख पा रहे हैं, रखना नहीं चाहते हैं शायद। तो ये उसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम दिखता है। हो सकता है बहुत सारे पहलू मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के I'm sure बहुत और भी सारे डेटा मौजूद है जो दिखाता है कि एक्सेस के और बहुत सारी चीज़ों की क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। पर यहाँ पे अगर आपके कुछ सवाल हों जिन्हें आप पूछना चाहें तो। हाँ, जैसे आपसे बहुत सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण अनुभव शेयर कर रहे हैं। जैसे अरविंद जी ने शेयर किया है, बिजली रहित क्षेत्रों में ये संभव नहीं है। ग्रामीण अंचल, जंगल व आदिवासी प्रदेश में बिल्कुल सही। ब्रिजेश जी शेयर कर रहे हैं कि इन रूरल एरियाज, इवन इन टाउन्स एज वेल, ईच वन इज हैविंग ट्रबल विथ नेटवर्क इशूज, but the MHRD is emphasizing on online. Don't you think it is an irony that over technology might be terrified in several ways? हाँ, एकदम देखिए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए यूज़ करना और टेक्नोलॉजी से एजुकेशन प्रोसेस, मतलब टेक्नोलॉजी से सब पूरे एक प्रोसेस को सब्सटीट्यूट कर देना में बहुत फ़र्क है। और मुझे ज़्यादातर कमेंट्स ही देखने को मिल रहे हैं, सवाल तो ज़्यादा नहीं है। आई होप कि कुछ चीज़ें मैं इस सेशन के थ्रू शेयर कर पाई हूँ, और हम लोग इस पूरे ये जो एक ऑनलाइन टीचिंग के प्रति जो एक पुश है, उसको चैलेंज कर पाएँ, क्योंकि ये डेफिनेटली
जो स्टूडेंट्स वंचित समुदायों से आ रहे हैं उनके लिए एकदम एक्सक्लूजन का एक प्रोसेस है। उन कहीं से भी उनके सपोर्ट को इमेजिन नहीं करता है। ये एजुकेशन के इमेजिनेशन को सिर्फ एक कंटेंट के इमेजिनेशन में, वो भी रीडिंग राइटिंग स्कोलास्टिक एबिलिटीज़ के कंटेंट में रिड्यूस कर देता है, जहाँ पे थिंकिंग को डेवलप करना, एक साइंटिफिक टेम्परमेंट को डेवलप करना, मीनिंगफुली चीज़ों सवाल पूछना, इन ये सब चीज़ें और स्कोलास्टिक एबिलिटी के अलावा भी बहुत सारी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स जो बच्चों में डेवलप करने की है, उन सबको एजुकेशन के दायरे से एक बार फिर से बाहर निकाल देता है। धनपाल का सवाल है रूरल एंड ट्राइबल वुमेन स्टूडेंट के ऊपर। धनपाल, एकदम नॉट जस्ट रूरल एंड ट्राइबल वुमेन स्टूडेंट्स, इवन वुमेन स्टूडेंट्स इन अर्बन एरियाज विल बहुत सारे सोशोलॉजिकल रिसर्चेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये भी बहुत साफ साफ है कि अगर जो स्कूल चॉइस का सवाल है, कि अगर पेरेंट्स के पास लिमिटेड आमदनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और वो अपने 2 या 3 बच्चों में से सिर्फ एक को एक बेहतर स्कूल में भेज पाएँ, या उसकी उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़े, तो बहुत सारी सोशोलॉजिकल रिसर्चेस ये दिखाती हैं कि इसमें जेंडर एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है। जो अभिभावक हैं वो लड़कों की शिक्षा में ज़्यादा खर्चने को तैयार रहते हैं, और अगर 2 बच्चों में से वे किसी एक को बेहतर स्कूल में भेज पाएँ, उसके लिए बेहतर उच्च शिक्षा को मुहैया करवा पाएँ, तो ज़्यादा केसेस में लड़की के लिए कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को चुना जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से इमेजिन करिए कि अगर एक घर में इतनी ही कैपेसिटी है कि सिर्फ एक स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है या एक लैपटॉप खरीदा जा सकता है, और घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर किसको लैपटॉप नहीं मिलेगा? इसका जवाब जो हमारा अभी का सोसाइटी का ढांचा है उसमें इस जवाब को गेस कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, कि अगर किसको पढ़ाई के बीच में उठाकर कुछ काम करने के लिए कहा जाएगा। अच्छा, शायद मेरी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, आई होप अब थोड़ा बेहतर होगा। तो किसको तो जेंडर का क्वेश्चन अर्बन एरियाज में भी उतना ही रेलिवेंट है। बहुत बार कई बार इंस्टीट्यूशंस का या एडमिनिस्ट्रेशंस का, स्कूल टीचर्स से इस बीच मेरी बहुत बात हुई है। विमेन टीचर का इमेजिनेशन, पहले ही टीचिंग एक बहुत फेमिनाइज्ड एक बहुत फेमिनाइजेशन हुआ है उसके इस प्रोफेशन को लेकर, स्पेशली जो अर्ली क्लासेस की टीचिंग है। और अब टीचर्स से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगी, और ये भी एक इमेजिनेशन कि अगर 2 घंटा ऑफलाइन इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स ऑफ ऑनलाइन, तो टीचर 8 घंटे ऑनलाइन रहेंगी। उस ऑनलाइन के बीच में अभिभावक भी वहाँ पे बैठे रहेंगे, जिस तरीके की टिप्पणियाँ बहुत बार टीचर्स को सुननी पड़ती रह सकती हैं। जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत बार टीचर्स ये शेयर करती हैं कि आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें अभिभावक बार बार जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं इंटरप्ट करते हैं, प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट करते रहते हैं, एंड द टीचर फील्स अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बहुत सारे पेरेंट्स ने ये शेयर किया है कि ऑनलाइन टीचिंग, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, उनको लेके ये एजम्पशन है कि कोई तो बच्चे को लेके बैठा होगा ना लैपटॉप के आगे। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा लैपटॉप के आगे बैठा नहीं रहेगा। तो एक घर में अगर दोनों माँ बाप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आज की स्थिति में, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपना काम छोड़ के या अपना वर्क फ्रॉम होम को डिले करके बच्चे को लेकर बैठे जब तक उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसमें भी बातचीत में एक जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कि कौन फिर बच्चे की ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करेगा, उसको लेकर बैठेगा, सुनेगा कि टीचर क्या बोल रही है, वो भी बहुत साफ साफ निकल के आ रहा है बहुत इंस्टेंसेस में। और जहाँ तक रूरल एरिया की बात है, जहाँ तक आदिवासी क्षेत्रों की बात है, तो एकदम सबसे वहाँ पे एक्सेस का क्वेश्चन सबके लिए है। और अगर चॉइस का कहीं पे भी मामला आएगा, जिस तरीके की जिम्मेदारियाँ महिलाओं की घरों में रहती हैं,
तो डेफिनेटली उनका एजुकेशन सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। एक सवाल ये भी है कि क्या ऑनलाइन शिक्षण बच्चों की संवेदना को नष्ट करने करके मशीनी बना देगा? देखिए, ये संभावना तो बहुत निश्चित रूप से एग्जिस्ट करती है। देखिए, हम बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, क्लास में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत एक इनोसेंस के साथ आते हैं। बच्चे बुली भी करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, और एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक संवेदना, ऐसा नहीं है कि वो संवेदना नहीं लेके आते हैं, दोनों चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास के माहौल में। दोनों को वहाँ उनके रिफ्लेक्शंस मिलते हैं हमको क्लासरूम स्पेस में, फिर उन दोनों के रिफ्लेक्शंस में एक को नर्चर कर पाना, राइट? वो एक एक्टिव प्रोसेस है जो आप ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग जो हम आजकल एजुकेशन में स्किल पे इतना बात होता है, मेरा एकदम ये मानना नहीं है कि एजुकेशन में स्किल की बात नहीं होनी चाहिए, बट यू कैन नॉट रिड्यूस एजुकेशन टू स्किल when you shift to online teaching, right? You are reducing education to content and some skills. Empathy लोगों से बिना इंटरैक्ट किए आप नहीं सीख सकते हैं। ये तो ऐसे होगा कि अब आप किसी को दौड़ना या तैरना पूल में जाके नहीं, फील्ड पे ले जाके नहीं, पानी में ले जाके नहीं, पर ऑनलाइन कराएं। ठीक है, आप जान जाएंगे कि हाथ ऐसे मोड़ना है, वैसे करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब तक आप करते नहीं हैं, आप कैसे सीखेंगे? आप साइंस कैसे कराएंगे ऑनलाइन टीचिंग में? व्हाट विल हैपन टू एक्सपेरिमेंट्स? व्हाट विल हैपन टू द होल अभी जो भी शिक्षा शास्त्र की जो भी थ्योरीज हैं, they all emphasize the importance of learning by doing. They all emphasize the importance of experience in learning, right? ऑनलाइन टीचिंग में वो डूइंग और वो एक्सपीरियंस क्या है, जिसके बल पे चीज़ें, तो हम फिर से वही रटने वाली प्रणाली की ओर जा रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग इसमें ये कह सकते हैं कि बहुत नए नए ऐप्स आ रहे हैं, जो बाईजूस हैं, और बहुत सारे इस तरीके के ऐप्स हैं जो बड़े क्रिएटिव तरीके से मैथ सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, पर फिर सामने देखना और खुद कर पाने में फ़र्क है। और दूसरा, एक क्रिएटिव फॉर्म में बहुत सारे विजुअल्स के साथ समझाना भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सिद्धांतिक समझ की ओर लेके जा रहा हो। अब बहुत बार ये जो क्रिएटिव एप्स आते हैं या जो आप वीडियो देखते हैं, उसमें ये होता है कि एक लाइन ज़्यादा कलरफुल है, तो बच्चा उससे अट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन उसमें मैथमेटाइजेशन क्या है, नंबर्स, संख्या एक्चुअली है क्या? मैं 1 2 3 को लकड़ियाँ के बल पे सिखाऊं या कुछ क्रिएटिव इलस्ट्रेशंस लाइट्स के थ्रू सिखाऊं, बट अल्टीमेटली क्या इन सब से बच्चा ये समझ पा रहा है कि काउंटिंग एज अ प्रोसेस है क्या, उसका रोल क्या है, वो शुरू कैसे हुई, राइट? तो सिद्धांतिक समझ आ, सिर्फ कुछ उसके लिए एक अलग तरीके का प्रोसेस चाहिए होता है। सैद्धांतिक समझ बना पाने के लिए एक एक्टिव एंगेजमेंट ज़रूरी है, जिसमें एक शख्स मौजूद हो, जिस जो उस सिद्धांत को अच्छे से समझता है और वो स्टूडेंट को गाइड कर पाए, राइट? मेरा काम वाइगॉट्स्कियन लर्निंग थ्योरीज पे है, तो जिसको हम मीडिएशन बोलते हैं, मैं आई विल बी ग्लैड टू शेयर सम ऑफ दीज लिंक्स, कि टीचर का काम सिर्फ वो सिद्धांत दे देना नहीं है ना, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चा कुछ कर पाए, उसको किस तरीके से आप गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से समझ के पास ले जा रहे हैं। इस तरीके का प्रोसेस ऑनलाइन में रिकैप्चर करना, रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत बार वो बहुत बार स्टूडेंट्स को रिझा सकता है। It may not always be based on a sound understanding of the concept itself. आई एम नॉट सेइंग कि वो कभी नहीं होता है, शायद कुछ एग्जाम्पल्स में हो, कुछ एक दो जगह हो, पर उसका प्रोसेस बहुत अलग है। अब
एकदम सही बात है जो संतोष जी कह रहे हैं कि स्कूल सामाजिकता सिखाता है, छात्रों में पढ़ने की इच्छा जागृत करता है। बहुत बार पढ़ने की इच्छा को मार भी देता है, लेकिन यही तो लड़ाई रही है कि हम अ, सिर्फ कुछ सीमित अवधारणाओं से बाहर निकलें, सिर्फ कंटेंट से बाहर निकलें, प्रोसेसेस पे ध्यान दें, सीखने की प्रक्रिया पे ध्यान दें, ताकि इसके प्रति एक इंटरेस्ट आ पाए। तो जिस तरीके से स्कूल एक शिक्षा को पहले मारने की कोशिश करता था, और कोशिश की गई कि इस स्कूल्स को उस चीज़ से बाहर निकालें, अब हम फिर वहीं पे लौट रहे हैं। तो अब शायद और कोई सवाल नहीं है। अगर आपके सवाल हो, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और कुछ आर्टिकल्स इसके बारे में मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। शुक्रिया।